Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Education. In this channel, you will get all type of educational content related to various competitive exams like UPPCSJ, BRPCSJ and other state services exams, UPSC, UGC NET, CLAT and other entrance exams. So stay tuned and connected with my channel, and please like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified to various informative videos. Thank you. Hello everyone. Today I am going to discuss the various case laws of the year 2020. This video will be useful for the various upcoming competitive exams. In the next video, I will cover the important case laws of the Supreme Court of the year 2021. Now, the first case is Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. In this case, the issue was कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसका जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, जो कि प्रभावी हुआ था 9 सितंबर 2005 में. इस केस में जो इशू था कि जो 9 सितंबर 2005 में क्या डॉटर का राइट होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इवन इफ फादर इज डेड. तो इससे पहले, इस केस के आने से पहले दो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे. पहला था फूलवती वर्सेस प्रकाश 2016 का, जो कि 2 जजेस बेंच का था. उसने बोला था कि फादर का लिविंग होना जरूरी है 9 सितंबर 2005 वाली डेट में. अगर फादर लिविंग है तभी डॉटर क्लेम कर सकती है अपना राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. फिर 2018 में दूसरा केस आया था धनम्मा वर्सेस अमर. ये भी 2 जजेस बेंच का डिसीजन था. इसमें कहा था कि फादर का अगर डेथ हो गई है तब भी डॉटर क्लेम कर सकती है अपना राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अब ये दोनों ही कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन थे, 2 जजेस बेंच के डिसीजन थे. इसलिए अब इसको अगर कोई और डिसीजन को अपने मानना है तो 3 जजेस या उससे ज्यादा का डिसीजन को हमें लाना पड़ेगा. तो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का जो जजमेंट था उसने क्लियर कट कर दिया, क्लियर कह दिया, जो कि 3 जज बेंच का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का. उसने कहा था कि डॉटर जो है वो क्लेम कर सकती है अपना राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द फादर अगर फादर अलाइव है या डेड है, irrespective of the fact whether the father was alive or dead on the date of 9 सितंबर 2005. अगर फादर डेड है तो वो डिफरेंस नहीं क्रिएट, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन हर राइट टू क्लेम हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. नाउ कम द नेक्स्ट केस, अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस. Now come the next case, that is Amit Sahni versus Commissioner of Police. इस केस में जो इशू था कि जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहे थे सीए एनआरसी को लेके, तो जो एक एडवोकेट थे दिल्ली हाई कोर्ट के अमित साहनी नाम के, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में. और जब उनकी उसके बाद उन्होंने एसएलपी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस केस में कहा कि जो पब्लिक स्पेसेस हैं उसको हम ऑक्युपाई नहीं कर सकते इनडेफिनेटली. हाँ, हालांकि सिटीजन का राइट है डेमोक्रेसी में डेमोन्स्ट्रेशन का, पर वो जो राइट है वो अदर पीपल के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है. तो कोर्ट ने और भी ऑब्जर्वेशन किए थे, इसमें सेवरल ऑब्जर्वेशन किए थे कि जो परमिसिबल लिमिट्स होनी चाहिए राइट टू प्रोटेस्ट में. इन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट तो है सिटीजन का, लेकिन उसमें कुछ परमिसिबल लिमिट्स हैं. आप इनडेफिनेट टाइम के लिए एक प्लेस को आप ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए. डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड, बट डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्रेसिंग डिसेंट हैव टू बी इन डेजिग्नेटेड प्लेस अलोन, द कोर्ट सेड. तो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही होना चाहिए. ये नहीं कि हर जगह आप वहां पे सड़क में बैठ के डेमोन्स्ट्रेशन करें और इंडेफिनेट पीरियड के लिए. तो ये राइट ऑफ मूवमेंट जो है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जो आर्टिकल 91D में, वो हैम्पर करता है सिटीजन का. तो मोड और मैनर जो डिसेंट का था कॉलोनियल रूल में, आप इक्वेट नहीं कर सकते विद द डिसेंट इन द सेल्फ रूल डेमोक्रेसी. कोर्ट ने ये कहा. नाउ कम द नेक्स्ट केस, अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स. इस केस में जो इशू था कि क्या अनमैरिड हिंदू डॉटर क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अपने फादर से टिल शी इज मैरिड अंडर सीआरपीसी 125 सेक्शन 125 सीआरपीसी में. क्या अनमैरिड डॉटर क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस अपने फादर से? आप देखेंगे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में कि अनमैरिड हिंदू डॉटर है, ठीक है, वो जब तक वो मैरिड है वो क्लेम नहीं कर सकती अपने फादर से मेंटेनेंस. लेकिन
अगर आप उसके विपरीत देखेंगे सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, तो उसमें अगर वो मैरिड भी है तो शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द फादर। तो कोर्ट ने ये कहा कि दोनों में अलग अलग बात कही है। 125 में कहा गया है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में कहा गया कि शी कैन नॉट क्लेम, बट वेयर एज इन 20 क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि शी कैन क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर। तो कोर्ट ने ये कहा था कि जो ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 20 क्लॉज 3 है, ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ है, और हिंदू डॉटर किसी भी एज की हो वो इंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए टिल शी इज मैरिड, प्रोवाइडेड शी प्रूव दैट शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। आपको ये जो डॉटर है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो अनेबल है मेंटेन करने के लिए अपने आप को। फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट ऑफ मेंटेनेंस उसका एप्लीकेशन या सूट हैज टू बी अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। तो अगर आपको जो अनमैरिड डॉटर है उसको क्लेम करना है मेंटेनेंस फादर से, तो वो एप्लीकेशन 20 क्लॉज 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दाखिल करेगी, और उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। ओके, now come the next case, that is Amish Devgan versus Union of India. This case is regarding the what constitutes the hate speech. इस केस में क्या हुआ था, जो अमीश देवगन थे इन्होंने several remarks किए थे, made several pertinent remarks। इन्होंने ये कहा था कि जो इन्होंने एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए कुछ रिमार्क्स किए थे, और उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए थे जो शेख सलीमुद्दीन चिश्ती थे उनको बोला था लुटेरा चिश्ती, while referring to the Sufi saint मोइनुद्दीन चिश्ती in one of his टीवी डिबेट्स। तो कोर्ट ने कहा कि कुछ ऑब्जर्वेशंस किए कि क्या ये जो इन्होंने बोला है शेख सलीमुद्दीन चिश्ती पे कि लुटेरा चिश्ती जो इन्होंने डिबेट्स के दौरान बोला है, क्या ये हेट स्पीच में आता है? क्या ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करता है? तो व्हाट कंस्टिट्यूट हेट स्पीच, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वाइल रिफ्यूजिंग टू क्वैश एफआईआर अगेंस्ट द टीवी एंकर अमीश देवगन, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया क्वैश करने को एफआईआर अमीश देवगन के खिलाफ, और कहा रिफर करते हुए बोला कि merely referring to the feelings of one community or group without any reference to any other community or group does not attract hate speech। तो जो इन्होंने बोला ये हेट स्पीच में इंक्लूड नहीं करता है। कोर्ट ने बोला कि among other observations the court also observed that freedom and rights cannot extend to create public disorder or incite violence। ठीक है, तो बेसिकली जो ये था कि इस कोर्ट में आप देख लीजिए कि बेसिकली कोर्ट ने ये बोला था कि जो अमीश देवगन ने ये जो वर्ड्स यूज किए थे अपने डिबेट्स में लुटेरा चिश्ती, ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया था, और इनकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी। हेट स्पीच को कंस्टिट्यूट करने के लिए मेलाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कॉज करने के लिए या इंसाइट करने के लिए रिलीजियस फीलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो आप अगर आपको चेक करना है कि हेट स्पीच है या नहीं, तो एक रीजनेबल मीन्स टेस्ट को अपनाना पड़ेगा। तो ये क्वैश नहीं की गई थी इनके खिलाफ एफआईआर। फिर द नेक्स्ट केस इज डॉक्टर शाह फैसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो बेसिकली जो मुद्दा था, जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन की बात हुई थी, तो इसमें जो इसको लार्जर बेंच में रेफर करने के लिए ये केस फाइल किया था डॉक्टर शाह फैसल ने। तो द 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो नीड टू रिफर टू अ लार्जर बेंच द पेटिशन चैलेंजिंग द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू रिपील द स्पेशल स्टेटस। ठीक है, जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिला था आर्टिकल 370 में, जो कि एब्रोगेट हो गया था, तो 5 जज बेंच ने इस केस में डॉक्टर शाह फैसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है इसको लार्जर बेंच को रिफर करने के लिए। earlier to repeal the special status earlier granted to the Jammu and Kashmir under the Article 370 of the Constitution। Basically ये कहा गया था कि no need to refer this case to the larger bench। Now come the next case, प्रभाकर मलिक and another versus state of Orissa में। इसमें मुद्दा था रिगार्डिंग रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस का। तो जिसमें कोर्ट फॉलो द लॉ एंड लेड डाउन इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड reiterated that the state is not bound to make reservation for SC STs in matter of promotion। कोर्ट ने इसमें यही जो एम नागराज की जो रूलिंग थी उसमें कहा था कि जो SC ST को इन मैटर ऑफ प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं। However, if they wish to do so, they can have to collect the quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of presentation of that class in the public employment, keeping in the mind maintenance of efficiency and indicated that by Article 335 of the Constitution of India।
तो इसमें कोर्ट ने इस केस में प्रभाकर मलिक एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में भी एम नागराज की रूलिंग को ही फॉलो किया था और कहा कि कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप ऐसे एसटी को प्रमोशंस में रिजर्वेशन देंगे, स्टेट बाउंड नहीं है। लेकिन अगर वो चाहता है तो उसको एक क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट करना होगा, शो करना होगा कि हाँ वो पर्टिकुलर क्लास इतनी बैकवर्ड है और उनका इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। और आपको ये रिजर्वेशन देते वक्त आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल है मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को दिमाग में रखना होगा। नाउ कम द नेक्स्ट केस, पवन कुमार गुप्ता वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें जो दिल्ली रेप केस था, निर्भया रेप केस था, उसकी जो प्ली की गई थी, जो नाबालिग था इसमें पवन गुप्ता, उसने क्यूरेटिव पिटीशन डाली थी और उसने एक स्टे एप्लीकेशन डाली थी कि स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन पे डाली थी, जो कि रिजेक्ट कर दी थी। इस केस में पवन कुमार गुप्ता वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में उसकी जो स्टे ऑन एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी और जो फाइनल प्ली चैलेंजिंग द रिजेक्शन ऑफ द कन्विक्ट मर्सी पिटीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो 4 कन्विक्ट्स उनको हैंग टू डेथ कर दिया गया था एट तिहाड़ जेल एट 5:30 AM ऑन March 20। Now come the next case, चीब्रोलू लीला प्रसाद राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें कहा था कि गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोवाइडिंग 100% रिजर्वेशन फॉर ट्राइबल टीचर्स इन शेड्यूल एरियाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप जैसे कि आप जानते हैं 100% रिजर्वेशन किसी भी कम्युनिटी हो, भले ही कितना ही इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन आप 100% रिजर्वेशन तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आपने देखा था मंडल कमीशन केस में उसने बोला 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस केस में यही कोर्ट गवर्नमेंट ने कहा जो 100% रिजर्वेशन ट्राइबल टीचर्स को दे रहा था शेड्यूल एरियाज में, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इस केस में कोर्ट ने कहा था जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है 100% रिजर्वेशन को देने का शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स को इन पोस्ट ऑफ टीचर्स इन स्कूल लोकेटेड इन शेड्यूल एरिया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयर वाज नो राइम और रीजन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू रिजॉर्ट टू 100% रिजर्वेशन। और कोई गवर्नमेंट कोई रीजन भी नहीं दे पाई, वैलिड रीजन भी नहीं दे पाई कि क्यों 100% रिजर्वेशन दिया गया है। Then there come the next case, Skill Lotto Solution versus Union of India। इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन लॉटरी एंड बेटिंग की अपहेल्ड की गई थी। इसमें कोर्ट ने कहा था जो जीएसटी जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो आया था 2017 में, उसमें एक ये जो एक्ट था इम्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी ऑन द सेल ऑफ लॉटरीज होल्डिंग held that the Central Goods and Services Tax Act 2017 and the notification issued under the same bringing lottery and gambling under the GST net are valid। तो लॉटरी और गैम्बलिंग को जो जीएसटी एक्ट के अंदर लाना, ये इसको वैलिड डिक्लेयर किया था स्किल लोटो सॉल्यूशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था और इस केस में उसे अपहेल्ड किया गया था और कहा गया था ये वैलिड है, लॉटरी और गैम्बलिंग को आप जीएसटी में ही लाएंगे। Now come the next case is Chief Information Officer versus High Court of Gujarat। The case is regarding the right to access court records through RTI। इसमें ये था कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स को क्या हम RTI से एक्सेस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया था इस एप्लीकेशन ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट when it came to obtaining court records at the Gujarat High Court। गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला आया था कि क्या हम आरटीआई के थ्रू कोर्ट के रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोर्ट ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और कहा था 3 जज बेंच ने कहा कि सिटीजन्स का कैन नॉट फाइल आरटीआई रिक्वेस्ट टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ प्लीडिंग डॉक्यूमेंट्स, जजमेंट, डिक्रीज और ऑर्डर्स, डिपोजिशन ऑफ द विटनेस एक्सेट्रा। तो इन सबको आप कॉपी प्लीडिंग की, जजमेंट की या डॉक्यूमेंट की, डिक्री की या ऑर्डर की, इन सबको या जो विटनेस डिपोजिशन दिया है कोर्ट के समक्ष, वो सबको लेने के लिए आप आरटीआई को दाखिल नहीं कर सकते। इंस्टेड सिटीजन मस्ट रिजॉर्ट टू यूजिंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द गुजरात हाई कोर्ट रूल्स। और जो सिटीजन है अगर गुजरात हाई कोर्ट रूल्स के अधीन रहेगा और उसको ही प्रोसीजर को फॉलो करना होगा अगर उनको इन सब डॉक्यूमेंट्स को चाहिए, तो आरटीआई नहीं लगा सकते आप इन सबको लेने के लिए। नाउ कम द नेक्स्ट केस, दैट इज सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अफर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल पर्सन है उनका जो रिजर्वेशन होता है प्रमोशन में, ठीक है, उनको अफर्म किया था इस केस में। 3 जज बेंच ने कहा कि जो ग्रांटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज नॉट फॉरबिडन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो पर्सन जो विद डिसेबिलिटीज हैं, जो फिजिकली हैंडिकेप्ड है, वो पूरी तरह केपेबल है परफॉर्मिंग रिक्विजाइट फंक्शंस और उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए और वो फॉरबिडन नहीं है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के तहत।
Now come the next is the Christian Medical College Vellore Association versus Union of India. This case is regarding rights under Article 30 of the Constitution are not absolute, could be exercised as per the regulation of the state. The court noted that the right conferred on religious and linguistic minorities to administer educational institution of their choice is not an absolute right and is not free from regulation from the state. जो आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज को दिया गया है कि राइट टू एडमिनिस्टर देयर ओन इंस्टीट्यूशन, वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है और स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है, कोर्ट ने इस केस में कहा। और 30 जो है स्टेट को प्रिवेंट नहीं करता है इम्पोज करने के लिए रीजनेबल रेगुलेशन, रीजनेबली रेगुलेट कर सकता है स्टेट टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट। तो अब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट जो है रीजनेबल रेगुलेशन को इम्पोज कर सकता है। नाउ कम द नेक्स्ट केस, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस इज रिगार्डिंग द एक्सेस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में आपने देखा था लास्ट ईयर जब द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था, तो वहाँ पे इंटरनेट 2G इंटरनेट 4G इंटरनेट को सर्विसेज को बैन कर दिया गया था। तो फिर ये जो केस आया अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है थ्रू द इंटरनेट and the freedom to practice any profession, occupation, trade and commerce through the internet is a fundamentally guaranteed right under Article 19(1)(a) and 19(1)(g) of the Indian Constitution। तो ये जो है राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर किया गया था इस केस में। और जो कोर्ट ऑल्सो एडेड दैट indefinite suspension of the internet is not permissible and banning the internet repeatedly by orders under section 144 CRPC is an abuse of power। तो जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में 144 CRPC के तहत जो कर्फ्यू लगाया गया था और ये बैन लग जाता था इसमें इंटरनेट पे, तो कोर्ट ने इसमें केस में कहा कि जो इनडेफिनेट टाइम के लिए जो सस्पेंशन था इंटरनेट का वो परमिसिबल नहीं है और आप रिपीटेडली ऑर्डर से CRPC 144 को लगाते वक्त आप इंटरनेट पे बैन नहीं लगा सकते, ये एक अब्यूज ऑफ पावर है। तो रूलिंग केम इन अ प्ली चैलेंजिंग इंटरनेट शटडाउन्स इन कश्मीर। तो ये जो कश्मीर में शटडाउन्स हो रहे थे उसके दौरान ये रूलिंग आई थी। तो राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर्ड अंडर दिस केस। Thank you. This much is enough for today, and now in the next time I will make video on the recent case laws of the year 2021. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and comment below if you want another informative video like this. Thank you.